नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार में विधानसभा का चुनाव समाप्त हो गया। अब सबकी निगाहें लगी हैं देश के उन 5 राज्यों पर जहां अगले वर्ष मई में या उससे पहले कह लीजिए विधानसभा का चुनाव होना है। और जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है उसमें सभी राज्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चर्चा में सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य है तो वो है पश्चिम बंगाल। इसलिए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार एसआईआर पर जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही हैं, जितना आगे जाकर बयान दे रही हैं कि पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा, बीजेपी की सरकार दिल्ली से गिरा दूंगी, बीजेपी को मजा चखा देंगे, जो ममता बनर्जी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, ममता बनर्जी पूरे देश को हिला देंगी, गुजरात में भी बीजेपी की सरकार छीन लेंगी। ठीक है, यहां तक कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी ने ममता बनर्जी को छुआ तो हिंसा तक की धमकी ममता बनर्जी लगातार दे रही है। आप याद कीजिए मित्रों, पिछला विधानसभा चुनाव, मैं जो बात कहना चाहता हूं उस बात को थोड़ा समझिए और समझने के लिए पूरा थोड़ा देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव को याद कीजिएगा आप, तो आपको उसमें से सबसे बड़ा मसाला क्या मिलेगा कि मोदी को कमर में रस्सा बांधकर सड़क पर घसीटते हुए मैं ले जाऊंगी, ये था ममता बनर्जी का बयान। इस बार भी लगभग कि मतलब हिंसा भर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको याद होगा 2018 में ममता बनर्जी ने कहा था कि देश में गृह युद्ध हो जाएगा, गृह युद्ध। ठीक है, किस मामले पे कहा था? एनआरसी के मुद्दे पर हुआ था। एनआरसी के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने गृह युद्ध की चेतावनी दी थी। एनआरसी कहां चल रहा था? असम में। असम में तो आज भी चल रहा है एनआरसी का काम। ठीक, लेकिन मतलब एकदम खून की होली खेली जाएगी। तो इस प्रकार के जो बयान है ममता बनर्जी के, तो इससे 2 बातें आज मैं आपसे समझना चाहता हूं या समझाना चाहता हूं, जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। पहला तो यह है कि ममता बनर्जी का ये जितना भी ये डायलॉग बाजी मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि देश में बॉलीवुड है, वैसे ही दक्षिण भारत में आप कह लीजिए दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसी तरह से टॉलीवुड भी, जिसे हम कहते हैं ना टॉलीवुड, क्या तमिलनाडु को कहा जाता है ना टॉलीवुड। ठीक है, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री जो है बड़ा एक उसका नाम रहा है। कई ऐसे बड़े बड़े कलाकार निकल कर आए बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री से। तो ममता बनर्जी भी लगता है कई बार कि उसी का पात्र जो है स्क्रिप्टेड एक्टिंग करती है ममता बनर्जी। इसलिए कि मेरा जो फाइंडिंग है उसके आधार पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का जितना भी आज मजबूत हुई है उसमें सबसे बड़ी भूमिका ममता बनर्जी की है, सबसे बड़ी भूमिका है। और ये जितना भी ममता बनर्जी का डायलॉग बाजी है ना, ये सब स्क्रिप्टेड होता है। ममता बनर्जी को क्या पता नहीं है कि एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में चुनाव, विपक्ष का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा जो है फुस हो गया। आपको याद होगा, जो भी दर्शक मुझे देखते हैं, मैंने कहा था बिहार में भी एसआईआर का विरोध करना विपक्ष को भारी पड़ सकता है। विपक्ष को कोई फायदा नहीं होगा एसआईआर से। क्यों नहीं होगा? जबकि सच्चाई यह है कि एसआईआर का लाभ, एसआईआर एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हर राजनीतिक दल के लिए केवल अवसर छुपा हुआ है, केवल फायदा छुपा हुआ है। नुकसान किसी राजनीतिक दल का नहीं है। नुकसान अगर राजनीतिक दल का होता है एसआईआर के मुद्दे पर तो राजनीतिक दल खुद करते हैं। कैसे? मैं बताऊं, छुपा हुआ। कहावत है कि दुनिया में सफल वही व्यक्ति होता है जो आपदा को अवसर में बदल दे। जो आपदा को अवसर में बदल दे वही सफल होता है। जो अवसर को आपदा में बदल ले वो कभी सफल नहीं हो सकता। तो बिहार में विपक्ष ने अवसर को आपदा में बदला। कैसे? तो आपको याद होगा उन दिनों मैंने कई वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि चुनाव आयोग के सिस्टम में
किस चालाकी से बीजेपी फायदा उठा रही है उस पर ध्यान देने के बजाय विपक्ष इस पर लगा रहा कि बीएलओ ने फलाना किया, बीएलओ ने ऐसा किया, वैसा किया। अरे यार, बीएलओ वही होते हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। बीएलओ कौन होते हैं? राज्य सरकार के कर्मचारी। अब बताइए, बिहार में मान लेते हैं, हम बिहार में मान लेते हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारी कौन थे? सरकार नीतीश कुमार की है, एनडीए की सरकार थी। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है पश्चिम बंगाल में? उत्तर प्रदेश में मान लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है। लेकिन तमिलनाडु में जो एसआईआर का काम शुरू हुआ है, तो तमिलनाडु में, केरल में, ये वहां किसकी सरकार है? विपक्ष की सरकारें हैं। तो क्या बीएलओ के माध्यम से विपक्षियों के वोट को कटवाया जा सकता है? अपने वोट बढ़वाए जा सकते हैं? जवाब दीजिएगा आप। और अगर ऐसा हो सकता है तब तो मान लीजिए कि तब तो पश्चिम बंगाल में माने जो एसआईआर का लाभ जो है सबसे ज्यादा ममता बनर्जी को मिलना चाहिए, बीजेपी को नुकसान होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के समर्थकों का वोट ममता बनर्जी कटवा सकती है। सच है ना? अगर बीएलओ सरकारी कर्मचारी हैं और बीएलओ पर उसी पार्टी की पकड़ होगी जिसकी सरकार है, सच है या गलत है? कमेंट करके बताइएगा। तमिलनाडु में अगर एमके स्टालिन मुख्यमंत्री है वहां, तो वहां का बीएलओ अगर सरकार इंटरफेयर करके कुछ कर सकती है तो किसकी चलेगी? वहां नरेंद्र मोदी की चलेगी या एमके स्टालिन की चलेगी? वैसे ही बंगाल में ममता बनर्जी की चलेगी या नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चलेगा? किसका चलेगा? सोच के बताइए। नहीं। तो दरअसल है क्या मामला? मतलब इससे एसआईआर के माध्यम से केवल और केवल ऐसे कुछ लोग पकड़ में आएंगे जिनके पास भारतीय होने का कोई सबूत नहीं है, और जो भारत में जन्म लिया है, जिसके पूर्वज भारत में रहे हैं, जिसका बाप का नाम 2003 से पहले भारत की मतदाता सूची में था। याद रखिएगा, 2003 से पहले जिसके बाप का नाम भारत की मतदाता सूची में था, उसको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। सच है? अब बताइए, इसके बाद क्या चुनाव आयोग किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से जानबूझ के हटा सकता है क्या? क्या बिहार में किसी व्यक्ति का नाम हट गया जानबूझकर मतदाता सूची से? नहीं हटा। और बीएलओ से राज्य सरकारें भी नहीं करा सकती। क्यों नहीं करा सकती? देखिए, बीएलओ सरकारी कर्मचारी है, तो क्या हर सरकारी कर्मचारी सत्ताधारी पार्टी के मन का है क्या? नहीं है। मान लीजिए बिहार में जो मतदाता सूची का अभी एसआईआर हुआ, उसमें जितने बीएलओ थे, क्या उसमें मुसलमान नहीं थे क्या? उसमें यादव जाति के लोग नहीं थे क्या? और मुसलमान और यादवों के बारे में कहा जाता है कि लगभग 90% मुसलमानों ने और यादवों ने आरजेडी को, मतलब विपक्ष को वोट दिया बिहार में। तो क्या उस जाति से आने वाले बीएलओ ने बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में काम किया? नहीं किया, कर भी नहीं सकते। करेंगे अगर तो, चूंकि बीएलओ स्थानीय होता है, बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है ना, वो कौन होता है? स्थानीय होते हैं। और उनके साथ कौन होते हैं? मैंने क्यों कहा कि अवसर, आपदा में अवसर। अगर आपको लगता है कि इस एसआईआर से आपकी पार्टी को नुकसान होना है, तो आप एक काम कीजिए ना, बीएलए, आप हर बूथ पर बीएलए लगाइए अपना, जो बीएलओ के पीछे लगा रहेगा। बिहार में तो खत्म हो गया, मैं तो कह रहा था बार बार, चूंकि इसलिए विपक्ष लगाने में स्थिति में नहीं थी, चूंकि विपक्ष के पास अब, या किसी भी राजनीतिक दल के पास अब सच्चे अर्थों में कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। सच्चे अर्थों में कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, केवल ठेकेदार और दलाल बचे हैं। राजनीतिक प्रक्रिया पंगु हो चुकी है। सच है या गलत है? कलैया पर हाथ रखकर बताइएगा। आप ये भूल जाइए कि आप जब मुझे सुनते हैं तो आप किस पार्टी के समर्थक हैं। क्योंकि मैं भी जब इस प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल आइडिया पे जुड़ता हूं जब, तो फिर मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं रहता, किसी पार्टी का मतदाता नहीं रहता। वैसे ही कोई भी व्यक्ति जब जज के रूप में नियुक्त होता है अदालतों में, तो उसे शपथ दिलाई जाती है कि व्यक्तिगत राग द्वेष से परे होगा। वैसे ही इस मंच पर आने के बाद मैं मानता ऐसा हूं कि हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत निष्ठा, पसंदगी नापसंदगी से ऊपर होना चाहिए।
मैं भी किसी पार्टी को, किसी राजनेता को पसंद करता होऊंगा, उसका समर्थक हो सकता हूं, लेकिन अपनी बातें आप पर थोप नहीं सकता। अगर थोपूंगा तो वो पत्रकारिता नहीं होगी, तब तो वो दलाली होगी। सच है या नहीं है? अगर ऐसा ये सच है तो फिर सच कहने में से कभी हिचकना नहीं चाहिए। अगर हम किसी दल के समर्थक भी हैं तो उस दल को हमारी सच बातें सुननी चाहिए, जिससे कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। सच है या नहीं बताइए आप भी कमेंट करके। अगर मैं किसी दल का समर्थक हूं तो उस दल की आलोचना करिए, आप उसे बताइए कि वो कौन कौन सी गलतियां कर रहा है, जिससे कि उसके अंदर सुधार हो सके। अगर आप अपने पसंद के दल को सुधरते हुए देखना चाहते हैं तो आप उसकी सकारात्मक आलोचना कीजिए, नकारात्मक आलोचना मत कीजिए। तो चलिए आते हैं ममता बनर्जी पर फिर से लौटकर। ममता बनर्जी ये जितना बयानबाजी, डायलॉग बाजी कर रही हैं, सब के सब दिखावा है, सब के सब नाटक है। क्यों कह रहा हूं मैं? उसका एक कारण समझिए। 2011 में ममता बनर्जी की सरकार बनती है पश्चिम बंगाल में। सच है या गलत है? क्या 2011 से पहले भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल के विधानसभा में या पश्चिम बंगाल से लोकसभा में कोई अस्तित्व था? नहीं था। पश्चिम बंगाल ही वह दरवाजा है जहां से बीजेपी पूर्वी भारत में घुसी है। पश्चिम बंगाल से होते हुए असम, त्रिपुरा तक पहुंची बीजेपी। पश्चिम बंगाल बड़ा दरवाजा है। वैसे कहा जाता है बंगाल का दरवाजा दरभंगा, ठीक है, द्वार बंग, लेकिन पूर्व तो कह सकते हैं ऐतिहासिक रूप से, चूंकि पहले बिहार भी बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। खैर, हम आते हैं आज की भौगोलिक स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी का प्रभाव तभी से बढ़ा है जब से ममता बनर्जी वहां की सत्ता में आई। और ममता बनर्जी, बीजेपी का प्रभाव बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है ममता बनर्जी का उटपटांग बयान। और यह सब बयानबाजियां ममता बनर्जी केवल इसलिए करती है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में किसी भी तीसरी शक्ति का उदय नहीं हो सके। नहीं तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आपको याद होगा कि ममता बनर्जी यही है ना जो आज केवल और केवल बांग्लादेश की घुसपैठी के नाम पर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को भी निशाना बनवा रही है, मैं कह रहा हूं, बना नहीं रही है, बनवा रही है। ठीक है, तो ये जितनी भी ममता बनर्जी की डायलॉग बाजी है वो स्क्रिप्टेड है, कंप्लीट, इसलिए कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई भी तीसरी शक्ति, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियां जैसी कोई भी राजनीतिक शक्ति का उदय या अस्तित्व ही नहीं रहे। अगर वहां कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत होती है, सीपीएम थोड़ी सी मजबूत होती है पहले की तरह, तो ममता बनर्जी की राजनीति कहां जाएगी? वोट किसका कटेगा? ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी खत्म हो जाएंगी। तो ममता बनर्जी को चाहिए बीजेपी वहां, और वो बीजेपी चाहिए जो बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ उसी प्रकार की आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करे जैसे ममता बनर्जी करती है। अब आप कल्पना कीजिए कि ममता बनर्जी जब कहेंगी प्रधानमंत्री के बारे में कि मैं कमर में रस्सा बांधकर घसीट के थाना ले जाऊंगी, तो बीजेपी के लोग क्या करेंगे? ममता बनर्जी की आरती उतारेंगे क्या? तब तो ममता बनर्जी की गाड़ी के आगे में खड़ा होकर भी वंदे मातरम करके ममता जय श्री राम करके ममता बनर्जी को चिढ़ाएंगी ही बीजेपी के लोग। चिढ़ाएंगी या नहीं बताइए आप कमेंट करके। जब कोई मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को कहती है कि कमर में रस्सा बांध के ले जाएंगे, ठीक है, पूरे देश में आग लगा दूंगी, गृह युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी जस्टिफाई करेंगी, जबकि वही ममता बनर्जी 2005 में लोकसभा के अंदर स्पीकर के ऊपर पेपर फाड़ के फेंकती थी, इसलिए कि बांग्लादेश में से जो घुसपैठिए हैं पश्चिम बंगाल में वो सीपीएम के वोट बैंक बने बैठे हैं, इसलिए सीपीएम के लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कोई कार्रवाई नहीं करते। यह संसद में ममता बनर्जी का बयान होता है। और आज ममता बनर्जी कहती है कि नहीं, कोई है ही नहीं घुसपैठिए, एक को छू के दिखाओगे तो आग लगा देंगे। यह बात ममता बनर्जी का बयान होता है या नहीं होता? तो मकसद क्या है? ये इसी बात को मैं आज आपके सामने डिकोड करने का प्रयास कर रहा हूं कि ममता बनर्जी का ये बयानबाजी का कारण क्या है।
लगातार देखिए बीजेपी के बड़े नेताओं छोड़ दिए, गवर्नर के साथ पश्चिम बंगाल में, चाहे वो गवर्नर कोई भी रहा हो, लगातार, जिसे हम बिहार में कहते हैं ना, बिहार में कहते हैं सिंह लड़ाना, मतलब जानबूझ के जो है मैंने सिंह लड़ाती रहती है कि भाई कोई ऐसा विवाद खड़ा हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जहां पर चर्चा केवल और केवल बीजेपी की हो और टीएमसी की हो, ममता की हो और मोदी की हो, और ममता और मोदी मिलकर 90% वोट बांट ले, तो ये ध्रुवीकरण, ये पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन का सबसे बड़ा कारण है पश्चिम बंगाल में लगभग 30% मुसलमान मतदाता होना। और इसीलिए उसी 30% मुस्लिम मतदाताओं के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी को एकदम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो एक मुख्यमंत्री के रूप में 5% भी शोभा नहीं देता। और जब ममता बनर्जी करती है तो प्रतिक्रिया में बीजेपी के लोग उससे भी ज्यादा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ममता बनर्जी, ममता बानो बोलते हैं, या जो भी इस प्रकार की बातें ममता बनर्जी के बारे में, जिससे कि ममता बनर्जी को मतलब तुष्टीकरण, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का प्रतीक बीजेपी बताए, जिससे कि बीजेपी हिंदू वोट को पोलराइज कर सके। और ममता बनर्जी को पता है कि पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमान मतदाता है। अब हिंदू में से तो मात्र उनको 20%, 25% वोट चाहिए, हिंदू में से मैक्सिमम 50% का आंकड़ा। अब तक का इतिहास रहा है कि विधानसभा चुनाव में 46-47% तक ममता बनर्जी को वोट मिलता रहा है, और उस 46-47% में 30% तो अकेला मुसलमान हो जाता है। तो ये जो वोट है, वहां स्थिति क्या थी? पिछला विधानसभा चुनाव का अगर आप आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो वहां 60% हिंदू आबादी बीजेपी को वोट देती है, 60% लगभग हिंदू आबादी बीजेपी को वोट देती है। 2019 का लोकसभा चुनाव, जब बीजेपी को 22 लोकसभा सीटों पर सफलता मिली थी, 18 लोकसभा सीटों पर सफलता मिली थी, उस चुनाव के आंकड़े निकाल कर देखिए कि बीजेपी को लगभग 66% हिंदुओं का वोट मिला, 66%। फिर भी सीटें किसको ज्यादा मिली? ममता बनर्जी को। क्यों? इसलिए मिली कि वहां पर मुस्लिम आबादी लगभग 30% है, और वो 30% में बंटवारा नहीं है, वो पूरा का पूरा ममता बनर्जी को जाता है। और वो बंटवारा इसलिए नहीं है कि ममता बनर्जी की भाषा, ममता बनर्जी ड्रामा, ममता बनर्जी की स्क्रिप्ट इतनी मजबूत होती है ना, जिसमें घुसना हवा के झोंके को भी संभव नहीं है। तो कांग्रेस और सीपीएम कैसे घुस पाएगी उसके अंदर? आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।